नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे अनुशासन और अपील नियम। इसका संपूर्ण हम लोग विश्लेषण करेंगे। इसमें नियम क्या है, क्या क्या सजा मिलती है और जांच की प्रक्रिया कैसे होती है और इसमें अपील और अधिकार का क्या नियम है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ये जो है प्राकृतिक न्याय और संविधान पर आधारित है। इसमें जो है कर्मचारी के जो अधिकार होता है आर्टिकल 311(2) के तहत जो है किसी भी कर्मचारी को बिना सुनवाई के अवसर से निकाला या पदोन्नत नहीं किया जाएगा। यानी किसी कर्मचारी को बिना सुनवाई के उसे कोई दंड नहीं दिया जा सकता, उसे निकाला नहीं जा सकता या उसे डिमोशन नहीं किया जा सकता है। कोई भी कर्मचारी जो होगा वो अपने मामले में जज नहीं हो सकता है और दूसरे के पक्ष को भी सुना जाता है। कार्रवाई की शुरुआत देखते हैं कैसे होती है। यदि रेलवे सर्वेंट कोई है तो उसे एकदम कर्तव्यनिष्ठ, सत्यनिष्ठ, कर्तव्य के प्रति समर्पण एकदम रहना है। यदि इस तरह से नहीं करता है, यानी कोई मिसकंडक्ट करता है, कदाचार करता है, तो रेलवे कर्मचारी के लिए यह शोभनीय है और उसे दंड दिया जा सकता है। और दंड जो दिया जाता है वो D&A रूल 1968 के तहत यानी अनुशासनात्मक कार्रवाई, डिसिप्लिन एक्शन शुरू की जाती है। तो इसमें देखते हैं ये नियम जो है किन पर लागू होते हैं और किन पर लागू नहीं होते हैं। तो लागू जो होते हैं सभी नियमित रेलवे कर्मचारी जो हैं उन पर ये लागू होते हैं, लेकिन जो है और लागू नहीं होते हैं ऑल इंडिया सर्विस के सदस्य, जैसे यूपीएससी के सदस्य जो होते हैं उन पर ये लागू नहीं होता है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ पर भी लागू नहीं होता है और कैजुअल जो कर्मचारी होते हैं उस पर ये लागू नहीं होता है। आरपीएफ पर जो लागू होता है D&AR रूल 1981 इन पर लागू होता है। और ये जो है सभी नियमित रेल कर्मचारी जो हैं इन पर D&AR रूल 1968 लागू होता है। अब देखते हैं ये D&AR रूल को कब आया था, तो 1 अक्टूबर 1968 को ये लागू हुआ था। आगे देखते हैं दंड का वर्गीकरण जो है, क्लासिफिकेशन ऑफ पेनल्टी जो है, ये रूल 6 है। इसमें देखते हैं छोटी सजा माइनर पेनल्टी और मेजर पेनल्टी। तो मेजर पेनल्टी जो होता है बड़ी सजा होती है, माइनर पेनल्टी जो होती है छोटी सजा होती है। तो छोटी सजा माइनर पेनल्टी को SF11 में इसको इसके तहत सजा दी जाती है और मेजर पेनल्टी जो है SF5 के तहत इसमें सजा दी जाती है। तो देखते हैं माइनर पेनल्टी में क्या है। तो इसमें निंदा करना है, प्रमोशन रोकना है, आर्थिक नुकसान की रिकवरी की जाती है, पास पीटीओ रोक दिया जाता है, वेतन वृद्धि रोक दिया जाता है, इंक्रीमेंट रोक दिया जाता है, निचले स्तर पर पदोन्नति कर दी जाती है यानी डिमोशन कर दिया जाता है अधिकतम 3 वर्ष के लिए बिना पेंशन के प्रभाव के। और मेजर पेनाल्टी में देखते हैं तो मेजर पेनाल्टी में जो है निचले पद या ग्रेड या वेतनमान में कटौती कर दी जाती है, अनिवार्य सेवानिवृत्ति यानी कंपल्सरी रिटायरमेंट दे दी जाती है, सेवा से हटा दिया जाता है यानी रिमूवल फ्रॉम सर्विस कर दिया जाता है, भविष्य के रोजगार के लिए अयोग्य नहीं है। यानी देखिए इसमें जैसे डिसमिस जो होता है, जब बर्खास्ती कर दी जाएगी डिसमिसल फ्रॉम सर्विस, तो भविष्य के सरकारी रोजगार के लिए अयोग्य हो जाता है, यानी व्यक्ति फिर सरकारी नौकरी नहीं कर पाएगा। लेकिन सेवा से अगर हटा दिया जाता है, रिमूवल फ्रॉम सर्विस कर दिया जाता है, तो भविष्य के रोजगार के लिए वो अयोग्य नहीं है, यानी फिर से वो जॉब प्राप्त कर सकता है। आगे देखते हैं समान निलंबन। जनरल सस्पेंशन होता है जब अनुशासनात्मक कार्रवाई चल रही हो या लंबित हो, तो ये दंड नहीं माना जाता है, यानी इसे जनरल सस्पेंशन कहा जाता है। एक होता है डीम्ड सस्पेंशन। मान लीजिए कोई रेलवे कर्मचारी है तो रेल के अलावा कहीं और गया हुआ है, कोई अपराध किया, यदि वहां पर पुलिस हिरासत में वो 48 घंटे से ज्यादा रह चुका है, तो रेलवे में उसको निलंबित यानी सस्पेंड कर दिया जाता है, निलंबन मान लिया जाता है, इसी बोलते हैं डीम्ड सस्पेंशन। डीम्ड सस्पेंशन जो है वो SF2 में है और SF1 के तहत जो है ये सस्पेंशन किया जाता है। आगे देखते हैं, देखिए यदि कर्मचारी 48 घंटे से अधिक पुलिस हिरासत में रहता है तो उसे स्वतः निलंबित मान लिया जाता है। स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में एक बार देख लेते हैं हम लोग। तो SF1 ये जो होता है ये निलंबन का आदेश होता है, यानी ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन। SF2 जो होता है डीम्ड सस्पेंशन, वही 48 घंटे वाला जो है। SF3 जो होता है वो असिस्टिंग अलाउंस, यानी यदि कोई सस्पेंड किया गया है कर्मचारी तो उसके निर्वाह भत्ते के लिए
जो फॉर्म होता है वो SF3 होता है। SF4 जो होता है, निलंबन कोई कर्मचारी है तो उसे वापस नौकरी पर लिया जाता है। और SF5 जो होता है ये मेजर पेनाल्टी होती है। और SF6 जो होता है वो डॉक्यूमेंटेशन होता है। SF7 जो होता है इंक्वायरी ऑफिसर की नियुक्ति की जाती है। और SF8 जो है वो प्रेजेंटिंग ऑफिसर की नियुक्ति की जाती है जांच के लिए। SF9 जो है उसको हटा दिया गया है। SF10 जो है वो संयुक्त कार्यवाही की जाती है उसके तहत। और SF11 जो है माइनर पेनाल्टी यानी छोटी सस्ती होती है। अब देखते हैं माइनर पेनाल्टी की प्रक्रिया कैसे कैसे होती है। तो ये जो है आरोप पत्र होता है वो SF11 होता है और इसमें बचाव का अवसर दिया जाता है, उसके बाद अंतिम आदेश निकाला जाता है। तो कर्मचारी को कदाचार की सूचना और आरोपों का विवरण जो होता है, कर्मचारी को 10 दिन का अपना समय अपना स्पष्टीकरण देने के लिए होता है। 10 दिन में उसको स्पष्टीकरण देना है यानी स्टेटमेंट देना है कि किस कारण से उन्होंने अपराध किया और क्या कारण था और किस बेसिस पर उनको सजा नहीं होनी चाहिए। तो अपना कर्मचारी अपना स्पष्टीकरण देता है और स्पष्टीकरण के आधार पर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी द्वारा निर्णय, आमतौर पर विभागीय जांच अनिवार्य नहीं होती है। तो वो अगर मान लीजिए इसको माफ कर देता है तो वहीं पर ये मामला समाप्त हो जाता है। लेकिन यदि उसमें संतुष्ट नहीं होता है अधिकारी तो इनको आगे की प्रक्रिया फिर से करनी होती है और चार्जशीट दिया जाता है। मेजर पेनाल्टी प्रक्रिया की शुरुआत देखते हैं। तो चार्ज मेमोरेंडम SF5 जारी करना होता है एनेक्सर 1 to 5 के साथ आरोप विवरण दस्तावेज गवाह। और उसके बाद से रेल्ड ओपन डॉक्यूमेंट्स का निरीक्षण किया जाता है। उसके बाद लिखित स्पष्टीकरण 10 दिन के अंदर। यदि जवाब संतोषजनक नहीं है तो जांच का आदेश दिया जाता है यानी इंक्वायरी का आदेश दिया जाता है। विभागीय जांच का ढांचा जो होता है इसको हम देखते हैं। ये इसमें होता है आपका एक तरफ तो इंक्वायरी ऑफिसर जो तथ्यों को जांच करता है और प्रेजेंटिंग ऑफिसर जो होता है वो प्रशासन की ओर से मामला प्रस्तुत करता है। विजिलेंस केस में ये एकदम अनिवार्य होता है, भले ही यदि आपका पेनल्टी दिया गया हो तो उसमें अनिवार्य हो या ना हो, लेकिन ये विजिलेंस केस में ये एकदम अनिवार्य होता है। और ये हो गया आपका डेलिंक्वेंट एम्प्लॉय एंड डिफेंस असिस्टेंस एम्प्लॉय लेता है। और प्रशासन के गवाहों से जिस तरह मतलब क्रॉस एग्जामिनेशन, इन तीनों क्रॉस एग्जामिनेशन करके उसके बाद सजा दिया जाता है। खुद का बचाव किया जाता है इनके द्वारा। अब देखते हैं बचाव के अधिकार के लिए कौन मदद कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है। तो मदद बचाव के लिए उसी रेलवे का कोई अन्य सेवारत कर्मचारी कर सकता है, ठीक है। मान्यता प्राप्त रेलवे ट्रेड यूनियन का पदाधिकारी भी कर सकता है। रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी कुछ शर्तों के साथ उनका बचाव कर सकता है। कौन मदद नहीं कर सकता? कोई भी प्रोफेशनल लॉयर जो होता है, पेशेवर वकील की अनुमति इसमें नहीं होती है। विशेष परिस्थिति में एक्सपर्ट और पूर्वाग्रह देख लेते हैं। तो इसमें एक तरफा जांच होता है, कर्मचारी बिना कारण अनुपस्थित रहता है तो ये कंडीशन होती है। और जांच अधिकारी एक तरफा सुनवाई कर सकता है, लेकिन प्रस्तुति न्याय के नियमों का पालन अनिवार्य रूप से होना चाहिए। पूर्वाग्रह की यदि आशंका हो तो यदि कर्मचारी को इंक्वायरी ऑफिसर की निष्पक्षता जांच पर संदेह हो तब तुरंत रिविजनरी अथॉरिटी को आवेदन करें, कार्यवाही तब तक रोक दी जाती है। न्याय की श्रेणी में देख लेते हैं हम। जैसे मान लीजिए कि ये सेसिंग ऑफ AA को एक स्पष्ट और रीजनेबल ऑर्डर पास करना होता है। और इसमें जो है यदि मान लीजिए किसी को अपील करना है तो वो सजा के 45 दिन के भीतर अपील कर सकता है। यानी कि वो किसी को सजा दिया गया हो और उस सजा से वो संतुष्ट नहीं हो और उसको लगता है कि हमें सजा नहीं मिलनी चाहिए, तो वो 45 दिन के भीतर अपील कर सकता है और उसका पुनरीक्षण किया जाता है रूल 25 के तहत। अपील खारिज होने के 45 दिन के भीतर जो है GMR रिवेन्यू अथॉरिटी को ये भेजा जाता है और उसके बाद रिव्यू होता है। इसका रिव्यू होने के बाद जो है राष्ट्रपति के पास अंतिम याचिका होती है रूल 25A के तहत उसको खारिज करने के लिए। अब बिना जांच के बर्खास्ती रूल 14। अब देख लेते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्कुलर रूल 14 जो होता है किन परिस्थितियों में विभागीय जांच आवश्यक नहीं है। तो रूल 14 किसी आपराधिक आरोप यानी क्रिमिनल चार्ज में न्यायालय द्वारा सजा मिलने पर, ठीक, इसमें
इसमें जो है आपका विभागीय जांच आवश्यक नहीं होता है, विभागीय जांच इंक्वायरी अब नहीं होती है। अब जब डिसिप्लिनरी अथॉरिटी संतुष्ट हो कि जांच करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है और वह उसके लिखित कारण दर्ज करें, ये रूल 14(2) के तहत, या जब राष्ट्रपति देश की सुरक्षा सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट के हित में जांच को अनावश्यक समझे, तब रूल 14(3) के तहत। अब देख लेते हैं हम अनुशासन और अपील नियम का ये कितने रूल हैं इसमें। तो इसमें रूल जो हैं ये 31 है। ठीक, ये कभी कभी सवाल पूछा जाता है कि D&AR रूल 1968 में कितने रूल है, कितने नियम है टोटल। तो टोटल 31 नियम है और इसको लागू किया गया था 1 अक्टूबर 1968 को। ठीक, तो चलिए हम देख लेते हैं। नियम 1 कहता है कि इसमें संक्षिप्त नाम एवं प्रभावी होने की तारीख मतलब होती है। नियम 2 में है परिभाषा है। नियम 3 में है विस्तार क्षेत्र है। नियम 4 में है रेल सेवक को निलंबाधीन रखने के सक्षम अधिकारी। ठीक है, अथॉरिटी कॉम्पोनेंट टू प्लेस ए रेलवे सर्वेंट अंडर सस्पेंशन। नियम 5 है निलंबन से संबंधित है, सस्पेंशन से। नियम 6 है शास्ति, यानी छोटी और बड़ी शास्ति होती है। नियम 7 है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी होती है, अनुशासनिक प्राधिकारी का जिक्र है इसमें। नियम 8 जो है अनुशासनिक कार्रवाई प्रक्रिया आरंभ करने के प्राधिकारी जो होते हैं वो नियम 8 में है। और नियम 9 देखते हैं बड़ी शास्ति लागू किए जाने की कार्यविधि क्या क्या होती है, वो नियम 9 में है। नियम 10 है जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई। नियम 11 है छोटी शास्ति लागू किए जाने की कार्यविधि होती है। SF 11 में भी छोटी शास्ति है, यानी माइनर पेनल्टी है। और नियम 12 जो है आदोषों की सूचना देना होता है। नियम 13 जो है सामूहिक जांच प्रक्रिया होती है। नियम 14 है विशेष परिस्थितियों में विशेष कार्यवाही की प्रक्रिया होती है। ये सभी जो है नियम एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको याद करना आवश्यक है। यदि आप एवं या ट्रेन मैनेजर या SM का एग्जाम दे रहे हैं या ACM का एग्जाम दे रहे हैं या APO का एग्जाम दे रहे हैं तो ये को जानकारी रखना आवश्यक है। नियम 15 देखते हैं रेलवे में अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत रेलवे कर्मियों के लिए प्रावधान जो है इसमें। नियम 16 जो है रेलवे के केंद्रीय राज्य सरकार के प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मियों के लिए प्रावधान इसमें किया गया है। अब नियम 17 से 24 नियम जो है ये अपील से संबंधित। कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि D&R रूल में अपील से संबंधित नियम कितने से कितने तक हैं, तो ये 17 से 24 तक है। अब देखिए 17 ऐसे आदेश जिनके विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती है। तो हमने ऊपर में बताया है कि किनके विरुद्ध जो है अपील नहीं की जा सकती है। नियम 18 जो ऐसे आदेश जिनके विरुद्ध अपील की जा सकती है। नियम 19 जो होता है अपीलीय अधिकारी होता है, प्राधिकारी होता है। नियम 20 जो होता है वो अपील की समय सीमा होती है। अपील की समय सीमा कितनी होती है, तो 45 डेज होता है। 45 डेज में अपील किया जा सकता है सजा होने के। और नियम 21 जो है ये अपील का प्रारूप एवं प्रस्तुति होता है। नियम 22 जो है अपील पर विचार किया जाता है। नियम 23 जो होता है अपीलीय आदेशों का कार्यान्वयन किया जाता है। ठीक, और नियम 24 जो है नॉन गेजेटेड ऑफिसर जो होते हैं और राजपत्रित कर्मचारियों के लिए विशेष प्रावधान है इसमें। और नियम 25 जो है इसमें रिवीजन किया जाता है। नियम 25 जो है इसमें रिव्यू किया जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं मिसलेनियस। तो रिव्यू किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है अंतिम रिव्यू। और ये जो है नियम 26 देखते हैं सेवा आदेश नोटिस इत्यादि जो होता है नियम 26 में होता है। 26(1) का जो होता है रेलवे बोर्ड ये राष्ट्रपति के ओर से सेवा आदेश नोटिस इत्यादि दी जाती है। नियम 27 है देरी को माफ एवं समय सीमा में छूट की शक्ति जो होती है, यानी पावर टू रिलैक्स टाइम लिमिट एंड कंडोन डिले। ठीक है, नियम 28 जो है कमीशन की सलाह की प्रतिलिपि देना होता है। नियम 29 जो होता है रिफिल एवं सेविंग होता है। नियम 30 जो होता है संदेशों का निस्तारण होता है। और नियम 31 जो होता है राष्ट्रपति को पिटीशन प्रस्तुत करने का अधिकार होता है। तो इसी के साथ हमारा D&AR रूल समाप्त हुआ। और स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में हमने पिछले वीडियो में बताया हुआ है, पूरे विस्तार से चर्चा किया है। स्टैंडर्ड फॉर्म 1 से लेकर SF 14 तक हमने अच्छे से विस्तार पूर्वक किया है। तो यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।
चलिए धन्यवाद, ऐसे ही हम आगे वीडियो लेकर आते रहेंगे।